देखो, आज अपन किस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है हाउ टू राइट एग्जाम्स। हाउ टू राइट एग्जाम्स का क्या मतलब है? दो तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली बच्चों को फेस करनी पड़ रही है एग्जाम्स के दौरान। वो दो तरीके की प्रॉब्लम तो है, पहले टाइम मैनेजमेंट। अभी आप लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, सब बोलते हैं सर लोअर बीसीआर का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, या लोअर बीसीआर में समझ ही नहीं आता कि पेपर पूरा कैसे करें, क्या क्या अटेम्प्ट करें, क्या क्या छोड़े। तो आप लोगों को सिंपल सी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लोअर बीसीआर का टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना पड़ेगा स्टार्ट होने से पहले कि कितना टाइम मैं लो को दूं, कितना टाइम मैं बीसीआर को दूं। आपको 180 मिनट्स मिलते हैं कोई भी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो टोटल आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है? 100। तो आप इन दोनों के मार्क्स डिसाइड करो ना, 60 मार्क्स के लिए कितना आएगा, और अगर आप इससे डिवाइड करके निकालते हो उससे 40 मार्क्स के लिए कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगभग 3/5 टाइम को देना है लो को, और 2/5 टाइम देना है आपको अपने बीसीआर को। तो जो भी आपका टाइम होगा ना, वो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप कितना टाइम तो लो को दोगे, कितना टाइम बीसीआर को दोगे। एक प्रॉब्लम हो कि जब आप लो का पेपर कर रहे हो या बीसीआर का पेपर कर रहे हो ना, तो आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है। रुकने का मतलब ये नहीं कि आपको सोचना नहीं है। रुकने का मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, से फॉर एग्जाम्पल आप लो का 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने बैठे, आपने 30 मार्क्स का पेपर कर लिया, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, वो अटेम्प्ट कर लिया, मान लो 40 मार्क्स तक आप पहुंच गए करते करते। अब आपको बाकी के 20 मार्क्स के पेपर में डाउट है, तो आप उस पेपर के टाइम को वहीं पर छोड़ दो। आप देख लो कि लो का ऑलरेडी आप कितना टाइम ले चुके हो। से फॉर एग्जाम्पल ये पेपर करते करते आपने मान लो 1 आवर ले लिया ऑलरेडी, ठीक है, या 1 आवर 10 मिनट्स ले चुके हो। तो आप लोग का बचा हुआ टाइम बाद में यूटिलाइज कर लेना, पहले आप बीसीआर करना चालू कर दो। 40 मार्क्स की जो बीसीआर है उसको अटेम्प्ट करो। उसको अटेम्प्ट करने में जितना टाइम आपने डिवोट कर रखा था उतना टाइम आप दो। उसके बाद वापस जो लो का बचा हुआ टाइम था उसमें लो को अटेम्प्ट करो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर 40 मिनट्स डिसाइड किए थे लो के लिए, और 1 आवर 20 मिनट्स डिसाइड किए थे बीसीआर के लिए, ठीक है। अब इसका पेपर आपने मान लो 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है, बाकी के पेपर में आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, 40 मार्क्स का पेपर जितना आता है उतना अटेम्प्ट कर दो। बाकी का जो उसका टाइम बचता है, सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने इतना पेपर 1 आवर 50 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लिया, तो लो का टाइम कितना होना चाहिए था आपके पास? 25 मिनट्स। तो उस 25 मिनट को आप अभी बीसीआर में यूटिलाइज करें। लेकिन फिर बीसीआर में इसका मतलब ये नहीं है कि 1 आवर 45 मिनट्स आप इस्तेमाल कर लोगे ना, फिर तो आपका गड़बड़ हो गया, लो का 20 नंबर का पेपर छूट जाएगा। इसीलिए आपको टाइम इतना ही रखना है, आपको टाइम इतना ही मैनेज करना है कि आप 1 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट तो दोगे लो को, और 1 घंटे 20 मिनट के करीब आप दोगे किसको? 1 घंटे 20 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट के करीब आप दोगे बीसीआर में। इस तरीके से डिवाइड करना है। अगर आप पहले बीसीआर अटेम्प्ट कर रहे हो या पहले लो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। दूसरी एक प्रॉब्लम हो रही है इसमें साथ में, कि कुछ बच्चों के साथ इश्यू होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो बीसीआर का पेपर लिख रहे हैं, तो बीसीआर का पेपर लिखते वक्त जैसे मान लो कोई आर्टिकल राइटिंग है आपकी, या कोई मान लो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, राइटिंग्स का ही खेल है। ग्रामर में तो टाइम लगता ही नहीं है, आती तो आती नहीं, आती तो नहीं आती। रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब जो टॉपिक्स है उनमें प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। वो लिखते 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 इतना लिख देते हैं कि सारा टाइम उसी में चले जाता है। ऐसे नहीं करना है भाई। आपकी वर्ड लिमिट होती है, उस वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको लिखना है। आर्टिकल अगर आपको लिखने के लिए दिया गया है तो 1 या मैक्सिमम 1.5 पेज का ही आपको लिखना है। रिपोर्ट दी गई तो 1.5 या मैक्सिमम 2 पेज का ही आपको लिखना है, 2 पेजेस मैक्सिमम, बस। ऐसा नहीं है कि लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, पता चला एक आर्टिकल लिखा, आधे घंटे तो उसी में चले गए, बाकी का पेपर करने का टाइम ही नहीं। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो भी आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, ये जो भी राइटिंग वाला टॉपिक कर रहे हो, उसमें आपका टाइम ज्यादा जाए नहीं। आपको उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। अब जितना रिक्वायर्ड है उसमें जनरली आपको वर्ड्स लिखे होते हैं कि इतने वर्ड्स में आर्टिकल लिखो, इतने वर्ड्स में रिपोर्ट राइटिंग लिखो, तो आपको उन वर्ड्स को पेजेस के हिसाब से लगभग मानकर लिखना है। अगर मेरी मानो तो आर्टिकल 1 या 1.5 पेज से ऊपर मत लिखना, रिपोर्ट राइटिंग 1.5 या 2 पेज से ऊपर मत लिखना, बस इतनी लिखनी है। उसके बाद आप देखना आपको आराम से टाइम मिल जाएगा लो और बीसीआर को मैनेज करने का। तो
लो या बीसीआर दोनों का टाइम डिवाइड करके चलो, 1 आवर 45 मिनट्स या 1 आवर 40 मिनट्स तो लो को देनी है, बाकी जो 1 आवर 20 मिनट्स या 1 आवर 15 मिनट्स बचते हैं वो आपको बीसीआर को देनी है। अगर किसी भी वक्त आप लो के पेपर में कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो उतना टाइम आपको बाद में बीसीआर का पेपर करने के बाद निकालना है, तो बीसीआर के पेपर में खो मत जाना, बीसीआर के पेपर में उतना ही लिखना है जितना रिक्वायर्ड है। और बीसीआर के अंदर भी सेम सिचुएशन है, कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते, से फॉर एग्जांपल आपके कोई सिनोनिम ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, उसको एक बार छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करना, पहले बाकी का पेपर करो, जितना पेपर आता है उतना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, ताकि आप लोगों को बाकी का जो पेपर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है या बाकी का जो पेपर थोड़ा कम आ रहा है वो भी धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। एक चीज और याद रखना कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस का मतलब सिर्फ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फर्स्ट का एक में अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट का भी 3 पेज बाद में, बीच में दूसरे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आपको अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उस एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस का मतलब मैं नहीं बोल रहा कि ए के बाद बी करना जरूरी है, ए के बाद आप सी कर लो बाद में बी कर लो, ये चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट का ए कर लिया फिर सेकंड का बी कर लिया फिर थर्ड का ए कर लिया फिर सेकंड का बी कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे अलाउड नहीं है। आपको एक क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसके सारे पार्ट्स आगे पीछे एक साथ करने पड़ेंगे, चाहे सेम सीक्वेंस में करो चाहे आगे पीछे करो, लेकिन एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ होने चाहिए, ये बार बार ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन के आंसर नंबर जब आप लिखोगे ना तो आंसर नंबर बहुत क्लियरली लिखने हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर लिख देते हैं आगे नंबर लिखना भूल जाते हैं, वो भी आपके मार्क्स कटने का जरिया हो सकता है। अच्छा खासा पेपर गया है लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स क्वेश्चन नंबर से नहीं, आंसर नंबर से नहीं, ये तो बिना मतलब के नंबर कट गया ना, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये प्रॉब्लम आती है तो इसका ध्यान रखना जैसे मैंने बताया वैसे। और दूसरा एक इश्यू बच्चों को सामने क्या आता है कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन लिखते कैसे, ये मैं वैसे बहुत बार आंसर कर चुका हूँ क्लास के दौरान भी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं वापस आपको बता देता हूँ हाउ टू राइट एग्जाम्स वाली चीज रखते हैं। लो का जो पेपर है ना उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे करते हैं। तो देखो लो का पेपर उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिकल का मतलब मेरा न्यूमेरिकल से नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है प्रैक्टिकल, और दूसरा है थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना उसकी एक फॉर्म होती है जिसका नाम है प्रोविजन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। पी का मतलब है प्रोविजंस, एफ का मतलब है फैक्ट्स और सी का मतलब है कंक्लूजन। छुट्टी में अपनी क्लास है साढ़े 10 उन्होंने मेरी क्लास है। अच्छा आज नहीं है? हाँ आगे क्या पता, मेरे को तो बोला क्लास है मेरी 10:30 से, वीडियो चल रहा है भैया। प्रोविजन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, तो प्रोविजन वाला जो पॉइंट है ना उसके अंदर आपको एलिब्रेट करना है जो भी प्रोविजन है। जैसे अपन एक केस स्टडी पढ़ी थी, ईशान एक माइनर है, उसने कुछ 2 लाख रुपए का लोन लिया था विशाल से, ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पस। तो इसमें अपन ने देखा था कि ईशान जो है ना वो माइनर था और विशाल जो है वो क्या है मेजर। तो ये वाला एक अपन ने क्वेश्चन करा था एग्जाम्स के दौरान जिसमें ईशान एक माइनर है, उसने अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए विशाल से 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ईशान पर्सनली लायबल है क्या, या विशाल ईशान से या ईशान के सेट से भी कवर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे क्लियरली याद है जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो देखो इसका जो प्रोविजन है ना वो 2 पॉइंट बनते हैं। पहला तो मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम का पर्सन लेस देन 18 इयर्स इज ए माइनर, ये प्रोविजन बता रहा हूं मैं क्या क्या लगेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं थोड़ा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविजन लगेगा जो कि सेक्शन 68 लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ये लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज वाला जो पॉइंट था ना इसके अंदर आपको 2 पॉइंट बहुत ध्यान से लिखने होते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त एक गलती थी कि उन्होंने ये बताया नहीं कि नेसेसरीज की जरूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। पहला नेसेसरी इज रिक्वायर्ड,
जो भी माइनर है उसको नेसेसरी की रिक्वायरमेंट है, एंड ही डज नॉट हैव दैट नेसेसरी, ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। अगर ये दोनों बातें आप बता पाओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। सिर्फ ये बोल देना है कि नेसेसरी अगर माइनर को सप्लाई की जाए तो माइनर की एसेट से आप रिकवर कर सकते हो, माइनर पर्सनली लायबल नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू मेंशन दिस टू पॉइंट जहां पर भी नेसेसरीज का टॉपिक आता है कि नेसेसरी की रिक्वायरमेंट थी माइनर को और माइनर के पास पहले से वो नेसेसरी अवेलेबल नहीं है, तब अगर उसे विशाल ने, ईशान को वो 2 लाख रुपए दिए थे एजुकेशन लोन के रूप में, तो विशाल ईशान की एसेट से रिकवर कर सकता है। तो ये सारे प्रोविजन आपको समझाने पड़ते हैं, 3 प्रोविजन जो मैंने बताया आपको। उसके बाद आप फैक्ट्स लिखते हो जो कि आपकी केस स्टडी में से होता है कि ऐसे ऐसे करके ईशान एक पर्सन है, उसको पढ़ने के लिए लोन चाहिए था, उसने विशाल से एजुकेशन पर हेल्प के लिए पैसे मांगे, ईशान ने उसको पैसे दिए। तो सवाल ये कि क्या विशाल ईशान के एसेट से रिकवर कर सकता है क्या? कंक्लूजन क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट ईशान is liable to Vishal not personally, but Vishal can recover the rupees 2 lakh loan as provided when Ishan was in the need of necessaries through an assets of Ishan. ईशान के असेट से वो रिकवर कर सकता है, विशाल ईशान को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता। ये इसका कंक्लूजन है। इस तरीके से आपको केस स्टडी के आंसर्स लिखने होते हैं। 3 फेजेस होते हैं। पहले आपको प्रोविजन समझाना होता है, जो भी केस स्टडी है उसमें कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है वो समझाना है। दूसरा उसको फैक्ट्स लिखने क्या क्या है, और तीसरा उसको कंक्लूड करना है। अगला पॉइंट है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको थ्योरी के आंसर्स करने होते हैं। थ्योरी के आंसर्स मतलब जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, राइट द सिचुएशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स। ये देखो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और कोई भी 6 पॉइंट एक्सप्लेन करो। अब अपनी बुक में 15 पॉइंट दे रखे हैं जहां पर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो अलग अलग तरीके की सिचुएशन, जैसे माइनर एजेंट के रूप में पॉइंट हो सकते हैं, यानी शेयर होल्डर के केस में क्या होगा, पार्टनर के केस में क्या होगा, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट व्हाट एब इनिशियो होता है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, नो रेटिफिकेशन। ये सब ऐसे करके 15 पॉइंट दे रखे हैं। उनमें 15 में से कोई भी 6 पॉइंट आपको लिखने हैं और आपको एक्सप्लेन करने हैं, और वो एक्सप्लेनेशन आपकी कोशिश करना कि बुक के जितना पास हो पाए उतना अच्छा है। और अगर उस एक्सप्लेनेशन के साथ में कोई सेक्शन भी लिखा हुआ है बुक में, तो वो सेक्शन भी आपको मेंशन करना है। अगर नंबर चाहिए बच्चों तो ये 2 चीजें जरूर करना, बुक की लैंग्वेज जितनी पास होगी उतना अच्छा है, और दूसरा आपको सेक्शंस मेंशन करने कंपलसरी है, तभी नंबर मिलेंगे। चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो, सेक्शन तो डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं इतना ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना कैसे करना है जो मैंने अभी बताया था, और पेपर लिखना कैसे है जो मैंने अभी बताया है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। बाकी कुछ भी काम हो, बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय।